हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास, इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। अपनी इस कक्षा के दो भाग होते हैं। पहला भाग करंट अफेयर से संबंधित होता है, दूसरा भाग ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित होता है। आज 27 मई के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24 और आपको अपना चैनल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पीडीएफ के साथ में डेली आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलता है, वो क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है। आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, एक्स, सभी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। वहां से आप डायरेक्ट फॉलो कर लीजिए। यदि आप अपने इस YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेना। और जब आप YouTube पे जाएंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन होता है। उस कम्युनिटी बटन पर जब क्लिक करेंगे तो ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी आपको अटेम्प्ट करना है। यदि आपका गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझा रखी है। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिया गया है 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 पर, यानी कि करंट अफेयर्स एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले कुछ न्यूज हम देखेंगे करंट अफेयर्स की और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है, जो हमारी कक्षा की करंट अफेयर्स की न्यूज होती हैं वो ज्यादातर द हिंदू न्यूज़पेपर से होती हैं या फिर होती है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। हमारे जो भारतीय न्यूज एजेंसी है पीआईबी, या फिर उसकी न्यूज ज्यादातर होती है। तो मेनली यही न्यूज हम कवर किया करते हैं। अब हम चलते हैं हमारी न्यूज फर्स्ट की तरफ। नेपाल्स पूर्णिमा श्रेष्ठ सेट्स रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट 3 टाइम्स इन 2 वीक्स। नेपाल की पूर्णिमा श्रेष्ठ ने 2 सप्ताह में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड बना दिया। ये पहली महिला है जिन्होंने 2 हफ्ते में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर ये रिकॉर्ड बनाया है। आज तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसने ऐसा कारनामा किया हो। वैसे अगर देखा जाए तो ये पूर्णिमा श्रेष्ठ का चौथा एक्सेंट है टू द एवरेस्ट, यानी कि इन्होंने चौथी बार एवरेस्ट की ये चढ़ाई की है। अभी लेटेस्ट ही मान के चलो, इनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो था 2018 में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इनका 2018 में था और 3 अटेम्प्ट इन्होंने अभी किए हैं, यानी 2024 में। तो टोटल इनका कितनी बार हो गया है क्लाइंबिंग करना? 4 बार, यानी कि माउंट एवरेस्ट को ये 4 बार फतेह कर चुकी हैं। ये रिकॉर्ड इनके नाम रहेगा। पूर्णिमा श्रेष्ठ के बारे में अगर कहा जाए तो ये कौन है? ये नेपाली पर्वतारोही हैं और फोटो जर्नलिस्ट भी हैं। इन्होंने शनिवार को एक ही चढ़ाई सत्र में 3 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली व्यक्ति बनकर इतिहास बना दिया है। ठीक है, पूर्णिमा फर्स्ट सबमिटेड द 8848.86 मीटर पीक। जैसे कि आपको पता है, जब हम माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे होते हैं तो इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर की ये ऊंचाई है इसकी पीक। तो उस पीक तक ये पहुंची है
और अभियान का आयोजन करने वाले 8 के एक्सपीडिशन के अभियान के निदेशक पेम्बा शेरपा ने बताया था इनके बारे में कि ये इसमें सफल हो गई है। शनिवार को सुबह 5:50 पर इन्होंने ये कार्य किया, यानी कि तीसरा शिखर इन्होंने हासिल किया। ये देखिए कितना विहंगम दृश्य आपको माउंट एवरेस्ट का दिखाई दे रहा है। ये फोटो कहां से खींची गई है? तो ये नेपाल से खींची गई है, उस साइड से, ठीक है ना। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हाल ही में एक ही चढ़ाई सत्र में 3 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही कौन बने हैं, तो किसका नाम लिखेंगे आप? जाहिर सी बात है पूर्णिमा श्रेष्ठ का नाम लिखेंगे। जैसे कि आपको पता ना, एक सीजन होता है, एक सीजन में कोई कितनी बार चढ़ सकता है। इन्होंने एक ही क्लाइंबिंग सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करके ये रिकॉर्ड बनाया है। बाकी ऑप्शंस के बारे में जैसे आपको पता ही होगा, बछेंद्री पाल की बात करते हैं तो ये कौन थी? ये पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, पहली भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली। ठीक है, ये पॉइंट आपका कवर हो गया। बछेंद्री पाल से पहले किसी भी भारतीय महिला ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं की थी, तो ये पहला रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। जब हम संतोष यादव की बात कर रहे होते हैं, ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया, 2 बार फतेह किया। ऐसी पहली महिला कौन थी? तो नाम आता है संतोष यादव का। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। संगीता सिंधी बहल भी वो महिला है जो भारत की महिला है, और इनके नाम पर यह रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा उम्र की थी ये जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था भारत की तरफ से। और पूर्णिमा श्रेष्ठ के बारे में तो आपको पता है, लग ही गया, एक ही सिंगल क्लाइंबिंग सेशन में 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है इन्होंने। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बुर्किना फासो एक्सटेंड्स जुंटा रूल बाय 5 इयर्स। जुंटा रूल के बारे में अगर कहा जाए तो आपको पता है जुंटा रूल वो रूल होता है, वो नियम होता है जब तख्ता पलट हो जाए किसी देश में, जब तख्ता पलट हो जाता है ना, उसके बाद में जो सत्ता आती है वो सत्ता जुंटा नियम की सत्ता कहलाती है। यानी कि ठीक है, तख्ता पलट के बाद की सत्ता के नियम जो होते हैं वो जुंटा नियम कहलाते हैं, यानी कि जुंटा रूल कहलाते हैं। तो ये जो बुर्किना फासो देश है, यहां पर क्या हो गया था? तख्ता पलट कर दिया गया था सैन्य अधिकारियों के द्वारा। ये बात है 2022 की। तो 2022 में बुर्किना फासो में सैन्य तख्ता पलट हुआ और उसके बाद में यहां पर जुंटा रूल लागू हो गया। सॉरी, ये फिर मिस्टेक हो गई, तख्ता पलट। तो जैसे यहां पर इन्होंने कहा है, अकॉर्डिंग टू द न्यू चार्टर साइंड बाय मिलिट्री लीडर इब्राहिम ट्रावर, द ट्रांजिशन इज सेट टू 60 मंथ फ्रॉम जुलाई 2। सैन्य नेता इब्राहिम ट्रोरे द्वारा हस्ताक्षरित नए चार्टर के अनुसार अभी जो ये टाइम रखा गया है 2 जुलाई से लेकर 60 दिनों का रखा गया है। और स्वीकृत जो नया चार्टर है उसके अनुसार राष्ट्रीय वार्ता में प्रतिभागियों द्वारा ये प्रस्ताव बढ़ाने की बात कही गई है 60 दिन तक। यानी कि इनका जो टाइम है, जुंटा रूल जो है वो इतना और बढ़ेगा। लेकिन जब ये तख्ता पलट हुआ था, सत्ता पर कब्जा कर लिया था सैन्य अधिकारियों ने, तब इन्होंने कहा था कि नागरिक शासन को बहाल करने के लिए ये जुलाई में चुनाव करवाएंगे, उन्होंने वादा किया था। अभी देखते हैं, लेकिन उन्होंने उस समय यह भी कहा था कि सुरक्षा संबंधी जो विचार हैं उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अभी ये तख्ता पलट वाला जो नियम चल रहा है उसकी टाइमिंग बढ़ा दी गई है 5 साल के लिए। अब जैसे हम बात करते हैं इस मैप में, ये आपका कौन सा द्वीप है? आप सभी को पता है ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है ये,
जिसे हम कहते हैं बुर्किना फासो। हो सकता है आपने बखूबी नाम भी सुना होगा। ये देखिए यहां पर मैं ब्लैक कलर में इधर लिख रहा हूं, ये है आपका बुर्किना फासो, जो रेड डॉटेड में सर्कल बना हुआ है ना, ये देश है बुर्किना फासो। यहीं पे तो तख्ता पलट हुआ था 2022 में। और उसके उत्तर में देखेंगे तो माली देश पड़ता है, और जब आप देखेंगे पूर्व उत्तर में तो नाइजर है, नाइजीरिया पूर्व में पड़ता है, दक्षिण में घाना है, पश्चिम में गुयाना है। इस प्रकार से बाउंड्री लगती है बुर्किना फासो देश के। अब चलो जी, अगर आपसे यह पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी बुर्किना फासो देश की राजधानी है, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी राजधानी बुर्किना फासो देश की है। तो जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है आप सभी ने, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जब हम बात कर रहे होते हैं कंपाला की, तो ये कंपाला कौन से देश की राजधानी है, तो आप कहेंगे ये युगांडा देश की राजधानी है। ठीक है। और जब हम किगाली की बात कर रहे होते हैं, किगाली जो है वो रवांडा देश की राजधानी का नाम है। जब हम डोडोमा की बात कर रहे होते हैं, तो डोडोमा किस देश की राजधानी का नाम है, तो ये तंजानिया देश की राजधानी का नाम है डोडोमा। इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। जब हम बुर्किना फासो देश की आधिकारिक मुद्रा की बात कर रहे होते हैं, तो इनकी आधिकारिक मुद्रा का नाम है फ्रैंक। ठीक है। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। इन अफ्रीकी देश में ज्यादातर देशों की मुद्राओं का नाम या तो फ्रैंक है या फिर शिलिंग है। ठीक है, ज्यादातर कहा है मैंने, इस बात पे ध्यान रहे। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं इस बुर्किना फासो देश की, बुर्किना फासो, इस देश का राष्ट्रीय ध्वज आप यहां पर देख पा रहे हैं। और इस बुर्किना फासो देश की राजधानी क्या है, उवागादोगु। और ये बुर्किना फासो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी है। इस देश ने 20 सितंबर 1960 को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। विद मैंने आपको इनके राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी बता दिया ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े। अभी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडिया टू पार्टिसिपेट इन G7 यूक्रेन पीस समिट्स, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भारत G7 और यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत इन शिखर सम्मेलनों में वैश्विक दक्षिण की आवाज को प्रतिध्वनित करेगा ताकि वैश्विक चर्चा को आकार दिया जा सके। India will participate in all important summits that promote the agenda of global peace, security and development, Prime Minister Narendra Modi has said while referring to invitations to him to attend G7 meeting and Ukraine peace summit next month. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले महीने G7 बैठक और यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्हें मिले निमंत्रण का जिक्र करते हुए कहा कि भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास के एजेंडे को बढ़ावा देने वाले सभी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों में भाग लेगा। और यह बात इन्होंने किसके साथ कही, तो पीटीआई के साथ में ये इंटरव्यू दे रहे थे। तो दक्षिण की हम बात करते हैं तो दक्षिण में एक आवाज बनेगा हमारा प्यारा भारत। तो मानव केंद्रित विकास तथा समृद्ध और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में हमारा भारत सहयोगी रहेगा। जैसे हम बात कर रहे होते हैं G7 के बारे में, अगर आपसे यह पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, G7 का मतलब क्या होता है, ग्रुप 7 यानी कि 7 देशों का समूह है ये। इसमें आपको यह बताना है कि कौन सा देश G7 का स्थायी सदस्य नहीं है यानी कि परमानेंट मेंबर नहीं है। जिन्होंने लिखा होगा ना बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, भारत G7 का सदस्य नहीं है। अभी जैसे हम बात कर रहे होते हैं G7 की, ये देखिए G7 बना हुआ है। इस G7 में 7 देशों के नाम है, जर्मनी,
यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान, ये 7 देशों के समूह को G7 कहते हैं। इन 7 देशों के साथ अगर रशिया को भी जोड़ दिया जाए तो फिर क्या बन जाते हैं, ये G8 बन जाता है, यानी कि 8 देशों का समूह बन जाता है। इस G8 में कुछ और देशों को मिला दिया जाए, यानी कि ये देश हैं 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। G8 में इन 12 देशों को और मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, G20 बन जाता है। जब हम हमारे भारत की बात कर रहे होते हैं, ये भारत किसका सदस्य है, तो ये G20 का सदस्य है, लेकिन ये ना तो G8 का सदस्य है और ना ही G7 का सदस्य है। ठीक है ना, तो भारत G20 देशों में आता है। G20 में इनके अलावा और कौन कौन से देश आते हैं, टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, साउथ अफ्रीका। तो इन देशों को मिला लिया जाए तो G20 बन जाता है। इन 12 देशों को इनमें हटा दिया जाए तो G8 बन जाता है। G8 में से रशिया को काट दिया जाए तो G7 बन जाता है। और इसी G7 की तो बात हो रही थी न्यूज में। तो चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया होगा, बहुत ही बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडियन नेवल शिप्स कंप्लीट डिप्लॉयमेंट टू साउथ चाइना सी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने दक्षिणी चीन सागर में तैनाती पूरी कर ली है। साउथ ईस्ट एशिया इज अ मेजर फोकस एरिया एज इंडिया लुक्स टू स्केल अप इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट एंड several countries have expressed interest in procuring a range of Indian military hardware। भारत अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाने के लिए दक्षिणी पूर्वी एशिया पर विशेष ध्यान दे रहा है और कई देशों ने भारतीय सैन्य हार्डवेयर की एक श्रृंखला खरीदने में रुचि भी व्यक्त की है। इंडिया continues to expand its maritime engagement with Southeast Asia as a part of largest corporation in Indo-Pacific in line with Act East and Asian। तो जैसे कि आपको पता है भारत कौन सी नीति के तहत चल रहा है, एक्ट ईस्ट, यानी कि पूर्व की जो नीति है उसको लेकर, क्योंकि पूर्व में जो देश हैं उनके साथ हमें अच्छे से व्यापारिक संबंध बनाने हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुधार लाना है, ताकि ये जो चाइना है वो मोनोपोली स्थापित करना चाहता है उस पर रोक लगाई जा सके। तो इसी के चलते भारत अपने रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर रहा है और चीन पर भी क्या है, एक दबदबा बना रहे, इसके लिए भी क्या है, थोड़ा सा ये कार्य चल रहा है भारतीय सेना के द्वारा। और आसियान, जिसे हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इन देशों में कौन कौन से देश आते हैं, तो आपको पता है इसमें आपके आते हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, है ना। तो इस प्रकार की ये जो देश हैं वो आसियान देशों में आते हैं। और इन आसियान देशों को और ईस्ट में जो देश और बाकी बच जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए भारत की ये जो नीति है वो बड़ी अच्छी है। और इसके अलावा जैसे यहां पर इन अदर डेवलपमेंट, लास्ट वीक द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप एज वेल एज इंडियन ऑस्ट्रेलियन नेवी स्टाफ टॉक were held in Kochi 8 initiative to boost maritime cooperation were agreed। तो पिछले सप्ताह में जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ऑस्ट्रेलिया के नौसेना के स्टाफ यहां पर भारत में आए थे, कोची में वार्ता हुई थी और कुछ समुद्री सहयोग को लेकर, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 8 पहलों पर सहमति भी बनी थी। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के बीच में त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का भी ये दूसरा संस्करण संपन्न हुआ था, उसके बारे में भी आपको सूचित किया गया था। तो ये हमारा भारतीय नौसेना का ध्वज है। ठीक है ना। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से
जो ये महासागरों के नाम बताए गए हैं, आपको ये बताना है कि दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है। जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? आपने अगर इसमें टिक किया होगा पश्चिमी प्रशांत महासागर, तो आपका ये बिल्कुल ठीक रहेगा। और जैसे हम इस दक्षिणी चीन सागर की बात कर रहे होते हैं तो इसके उत्तर में कौन सा पड़ता है? चीन। यानी कि चीन जो देश है वो दक्षिणी चीन सागर के उत्तर में है। अगर इसको हम और भाषा में लिखें तो क्या कहेंगे? चीन के दक्षिण में एक सागर है जिसे दक्षिणी चीन सागर कहते हैं। तो बस वही बात है, शब्दों का हेरफेर है। जब हम इसकी बात करते हैं, दक्षिणी चीन सागर के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र पड़ता है? तो चीन, इंडो चीन, प्रायद्वीप गलियारा बोल देते हैं। और इसके पूर्व में क्या पड़ता है? यहां पर ताइवान आ जाता है, ठीक है, ताइवान। और उत्तर पश्चिम में यहां पर फिलीपींस देखने को आपको मिलेंगे, फिलीपींस, ठीक है। और इसके अगर दक्षिण में देखेंगे तो आपको वहां पर क्या मिलेगा? बोर्नियो, बोर्नियो और अपना इंडोनेशिया। ये जो क्षेत्र है वो इस दक्षिणी चीन सागर के क्या है? दक्षिण में है। तो यहां पर आप सागर मान के चलिए, इस सागर के उत्तर में चीन जो देश है वो पड़ता है। और ये डायरेक्शन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका वनडे एग्जाम में एक बार पूछा गया था, ठीक है जी। तो इस प्रकार हमारी इस वीडियो का ये पहला भाग संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। एक क्वेश्चन भी आपको डेली मिलता है। अगर आपको इस कक्षा का ये पहला भाग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है जी। बहुत ही बढ़िया। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 2 की तरफ, यानी कि टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। तो आज के दिन क्या खास है, उन्हीं के बारे में हम बातें करना चाहेंगे। तो चलिए आज देखते हैं 27 मई के दिन जिनकी जयंती है। तो चलिए जी, तो ये फोटो आपने बखूबी देखी होगी। इनका नाम क्या है? इनकी आज जयंती है। इनका नाम है विपिन चंद्र, और ये एक प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर विपिन चंद्र इनका नाम है। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 27 मई 1958 को। कहां पे हुआ? इनका जन्म हुआ था कांगड़ा, और ये कांगड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश जो हमारा राज्य है भारत का, जिसे देवभूमि कहा जाता है। और जैसे इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 30 अगस्त 2014 को इनकी मृत्यु हुई थी गुड़गांव में। और ये गुड़गांव जो है वो कहां पे है? ये हरियाणा में है। 86 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। और ये किसके लिए जाने जाते हैं? क्या खास था, इन्होंने ऐसा क्या खास किया? तो ये एक इतिहासकार थे, इतिहासकार। अभी चलो थोड़ा सा इनके बारे में हम बातें करेंगे। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया है, देखते हैं कितने सही बता पाते हैं। प्रोफेसर विपिन चंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं। प्रोफेसर विपिन चंद्र प्रख्यात इतिहासकार एवं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के पूर्व अध्यक्ष रहे। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, पहला ऑप्शन ठीक लिखा हुआ है। प्रोफेसर विपिन चंद्र के द्वारा लिखित पुस्तक द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म है। तो आप कहेंगे जी हां, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। इनके द्वारा और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे कहा जाता है इनकी एक रचना का नाम है आधुनिक भारत और आर्थिक राष्ट्रवाद। तो यह रचना भी किसके द्वारा लिखी गई है? प्रोफेसर विपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और जैसे हम बात कर रहे होते हैं आधुनिक भारत का इतिहास नाम से भी इन्होंने एक रचना लिखी थी। और तीसरा पॉइंट क्या है? प्रोफेसर विपिन चंद्र भारतीय आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा में मार्क्सवादी चिंतन धारा के इतिहासकार थे। तो यह भी ठीक लिखा हुआ है। तीनों ही बातें इनसे संबंधित
ठीक लिखी हुई है, बहुत ही बढ़िया। जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 30 अगस्त 2014 को इनके आवास पर ही इनका क्या हुआ था, निधन हो गया था। जैसे हम बात कर रहे होते हैं इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण की जब हम बात करते हैं तो ये तीसरे नंबर का नागरिक सम्मान है हमारे भारत में। और इनको कब दिया गया था ये पुरस्कार, तो आप कहेंगे 2010 में इनको सम्मानित किया गया। तीसरे नंबर का जब हम सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करते हैं तो भारत रत्न पहले नंबर पे आता है, फिर पद्म विभूषण दूसरे नंबर पे, पद्म भूषण तीसरे नंबर पे और पद्म श्री चौथे नंबर पे। तो इनको तीसरे नंबर का जो श्रेष्ठ सम्मान है पद्म भूषण, ये दिया गया था 2010 में। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अब चलो जी चलते हैं हम आज जिनकी पुण्यतिथि है। ये चेहरा आपने बखूबी देखा होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, जिनको हम चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं और जिनको पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था, तो इनकी पुण्यतिथि है। जब हम बात कर रहे होते हैं इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, यानी कि 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पे, दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि इनको दिल का दौरा पड़ गया था और उस समय ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो क्या आप बता सकते हैं? ये 1947 से लेकर 1964 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। जैसे आपको पता है भारत को स्वतंत्रता कौन से अधिनियम के तहत मिली थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ और दुख यह हुआ कि पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। 15 अगस्त 1947 को हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और फिर आपको पता है जब पहले आम चुनाव हुए 1951-52 में, फिर से ये हमारे प्रधानमंत्री चुने गए। और जैसे बात करते हैं आज तक, यानी कि 27 मई 1964 तक इन्होंने हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। देश के पहले प्रधानमंत्री, काफी लंबे समय तक रहे थे ये प्रधानमंत्री और कहा जाता है कि विदेश नीतियां इनको बखूबी आती थी और विदेशी लिटरेचर भी अच्छे से लिखा करते थे। और जैसे हम बात करते हैं इनके पिताजी के बारे में, इनके पिताजी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। तो सबसे पहला जो संविधान की बात करते हैं 1928 में नेहरू रिपोर्ट सौंपी गई थी। तो ये नेहरू रिपोर्ट किसने दी थी? तो इनके पिता मोतीलाल नेहरू ने दी थी। और ये मोतीलाल नेहरू की पत्नी है और यहां पर ये कुर्सी पर बैठा हुआ जो है ना, वो कौन है? वो है नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल। और बाद में फिर ये जब बड़े हुए तो कैसे बने? तो इस प्रकार से ये चेहरा जो आपको दिखाई दे रहा है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, बड़े होकर फिर इन्होंने क्या किया था, जो कमला कोल है उनके साथ शादी की और ये जो है इनकी धर्मपत्नी कमला कोल। और फिर कमला कोल की कोख से एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया इंदिरा प्रियदर्शनी। इंदिरा प्रियदर्शनी की जब शादी हो गई थी, शादी के बाद में ये इंदिरा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो चलिए जी एक प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। पहला पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे।
मोतीलाल नेहरू 1928 के कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो क्या यह बात ठीक लिखी हुई है? क्या आप कहेंगे जी हां, यह बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। 1928 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था तो उसमें अध्यक्षता करने वाले मोतीलाल नेहरू थे, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो ये 44वां अधिवेशन था। और 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ जिसमें अध्यक्षता करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। और यह अधिवेशन कौन सा था? यह अधिवेशन 45वां था, जो कि 1929 में हुआ। और इसी 1929 में हो रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। और इसी अधिवेशन में सभी ने निर्णय किया था कि हम आने वाली 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और जब 26 जनवरी आई तो अगला साल आ चुका था 26 जनवरी 1930। और 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो आपको लिखना है 26 जनवरी 1930। जब हम हमारी संविधान सभा की बात कर रहे होते हैं, उन्होंने संविधान को तैयार तो कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, आत्मार्पित भी कर लिया था, सब कुछ ओके हो गया था 1949 को, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। लागू करने के लिए उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी को लागू करेंगे, क्योंकि उस 26 जनवरी को सम्मान देना था। उसी वजह से 26 जनवरी को सम्मान देने के लिए हमारा भारत का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, ये आप कह सकते हैं सम्मान देने के लिए इस दिन को। ठीक है, ये पॉइंट आपका कवर हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब चलो जी, एक और प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं की हल करने की कुंजी बताया? तो जल्दी से बताएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब्ड सोशलिज्म एज द की टू सॉल्विंग इंडियाज प्रॉब्लम? तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना, लखनऊ अधिवेशन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1936 में, उस 1936 के लखनऊ अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने हुए थे। उसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें अगर हमारे भारत की समस्याओं से दूर होना है, उनसे निपटना है, तो हमें समाजवाद को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये 1936 का एसएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बेलगाम अधिवेशन की जब बात कर रहे होते हैं, बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था। इस बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने केवल एक बार अपने जीवन में अध्यक्षता की और वो अधिवेशन 1924 का बेलगाम अधिवेशन था। जैसे हम लाहौर अधिवेशन की बात कर रहे होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया ये 1929 का अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया और आने वाली 26 जनवरी को तिरंगा भी फहराया गया था, हमारा भारतीय ध्वज फहराया गया। ठीक है ना, हम भारतीय ध्वज कहेंगे क्योंकि तिरंगा जो है वो तो 1947 में जुलाई में हमने स्वीकार किया था, एक तरीके से ऐसा मानेंगे आप। ठीक है, जो वर्तमान में तिरंगा है उसकी बात हो रही है। अब चलो फैजपुर अधिवेशन की बात करते हैं। तो फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था। इस अधिवेशन में भी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये 1937 का फैजपुर अधिवेशन वो अधिवेशन था जो पहली बार किसी गांव में हुआ। पहली बार गांव में आयोजित अधिवेशन कौन सा था? तो आप कहेंगे फैजपुर अधिवेशन, जो कि 1937 में हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ये जो लिखा है ना बेलगाम, ये नाम ही है बेलगाम, हालांकि ये शहर है, वैसे गांव का नाम नहीं है, ये तो उस जगह का नाम है बेलगाम।
ठीक है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बातें हुई। अब चलो जी चलते हैं हम, यहां ये फोटो आपने कभी देखी भी होगी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है कुंदुकुरी वीरेशलिंगम। आज इनकी भी क्या है? पुण्यतिथि है। हम इनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनका जन्म 16 अप्रैल 1848 को हुआ था आंध्र प्रदेश में, और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, यानी कि 27 मई 1919 को। और इसका अगर हम अच्छे ढंग से विश्लेषण करें तो ये किसके लिए प्रसिद्ध रहे थे? तो ये तेलुगु साहित्य के बहुत अच्छे लेखक रहे। तेलुगु साहित्य को इन्होंने एक नया आयाम दिया था। इनके बारे में एक प्यारा सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो बताएंगे, तेलुगु साहित्यकार कुदुमुकुरी वीरेशलिंगम पुंतुलु ने वर्ष रिक्त स्थान में राजमंड्री में ब्रह्मो समाज की स्थापना की। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। तो कब किया था इन्होंने वहां पर ब्रह्मो मंदिर की स्थापना? जल्दी जल्दी से बताएं। अभी मैंने बताया था इनका जन्म कहां हुआ? राजमंड्री में, और ये राजमंड्री कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। यानी कि इन्होंने ब्रह्मो मंदिर की स्थापना अपनी जन्मभूमि पर ही की थी। ठीक है जी। और जिन्होंने लिखा होगा ना सी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बात है 1887 की। और वैसे कहा जाता है कि वैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के मूल संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को हम भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत मानते हैं। इनको राजा की उपाधि मुगलों के शासक अकबर सेकंड ने दी थी। तो राजा राम मोहन राय ने मूल ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की आंध्र प्रदेश में एक नई ब्रांच खोलने का श्रेय किसे जाता है? तो कुदुमुकुरी वीरेशलिंगम पुंतुलु को जाता है। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है। तो इन्होंने कई सामाजिक कार्य भी किए थे। स्त्री शिक्षा पर बल दिया, बाल विवाह का खंडन किया इन्होंने, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया था, जमींदारी प्रथा का भी विरोध किया इन्होंने। 11 दिसंबर 1881 के आसपास में बताया जाता है कि इन्होंने प्रथम विधवा पुनर्विवाह संपन्न करवाया था अपने अधिकार क्षेत्र में। प्रथम विधवा पुनर्विवाह, यानी कि अगर कोई महिला है उसके पति की मृत्यु हो जाती है और विधवा बन जाती है, उसे भी तो जीवन जीने का हक है, तो उसे दोबारा से शादी कर लेनी चाहिए। तो इन्होंने 1881 में 11 दिसंबर के दिन प्रथम विधवा पुनर्विवाह संपन्न करवाया था, और जिसकी वजह से इनकी कीर्ति पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी फैल गई थी। और इन्हीं के कार्यों से प्रभावित होकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इनको बधाई भी दी, वो इनसे मिलने भी आए। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं जो आप इनसे संबंधित पढ़ सकते हैं। चलो थोड़ी सी इनकी रचनाओं के नाम लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा। मैंने अभी बताया ये एक साहित्यकार थे। इनकी रचनाएं जो बड़ी प्रसिद्ध हैं, एक का नाम तो है मार्कंडेय शतकम। तो मार्कंडेय शतकम जो है वो लगभग 1868-69 के आसपास में पब्लिश हुई थी। और इनकी एक रचना और थी गोपाल शतकम। ये रचना इनकी सेम इसी साल के आसपास ही पब्लिश हुई थी, गोपाल शतकम। और जैसे एक नाम और आता है सुधांध्र उत्तर रामायण, ये भी इनकी रचना है, वो लगभग 1872 के आसपास में ये रचित है। तो ठीक है, ये है वीरेशलिंगम पुंतुलु। इनकी आज पुण्यतिथि है, इनको भी हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस बहाने हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम, और इस बहाने हम हमारे जो महारथी हुए, महान नेता हुए, उनको हम याद भी कर लेते हैं। ठीक है। तो ये कौन है? ये है माता रमाबाई अंबेडकर। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा।
ठीक है, इनको हम किस नाम से जानते हैं? माता रमाबाई। ठीक है, और कई बार इनको माता रामाई भी आपको पढ़ने को मिलेगा, या फिर रामाताई भी इनको बोला जाता था, इनको रामी के नाम से भी बोला जाता था। ठीक है, और ये कौन थी? ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की धर्मपत्नी, ठीक है ना, उनकी अर्धांगिनी थी ये रमाबाई अंबेडकर। और कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर जो थे ना, उन्होंने एक रचना लिखी थी, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। ये जो पुस्तक जो लिखी थी ना बाबा साहब अंबेडकर ने, ये पुस्तक उन्होंने भेंट की थी रमाबाई अंबेडकर को। और जैसे हम बात करते हैं, रमाबाई अंबेडकर का जन्म 7 फरवरी 1898 को हुआ था महाराष्ट्र में, और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, यानी कि 27 मई के दिन, और बात है ये 1935 की। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुछ बातें हैं जो इनसे संबंधित ध्यान में रखनी है। बाबा साहब अंबेडकर के कार्यों में इनका अहम योगदान रहा, एक बैकबोन की तरह इन्होंने कार्य किया था। और जैसे हम बात करते हैं बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, तो आपको बताना है कि उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं लिखा हुआ है, जल्दी से बताएंगे। आप सभी को पता है, जब गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अंबेडकर ने हिस्सा लिया था, और महात्मा गांधी पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले पाए थे, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते वो जेल में थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वो हिस्सा लेने के लिए गए थे, ठीक है, गांधी इरविन समझौते के तहत, जिसमें उनको असफलता मिली। तो महात्मा गांधी ने फिर तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जाना ठीक नहीं समझा। तो उसी टाइम पीरियड के आसपास जब हम देखते हैं, 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। और इसी पूना समझौते के तहत ये आरक्षण की सुविधा की गई थी। तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, बहुत बढ़िया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो बात है ये 1947 के आसपास की। बाबा साहब अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री थे, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब जो 4th पॉइंट लिखा हुआ है वो क्या है? बाबा साहब अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम शांतिवन है। तो ये जो पॉइंट है वो गलत लिखा हुआ है। हमें क्या टिक करना था? हमें ये टिक करना था डी, ठीक है ना, सॉरी, वो ना मैंने साथ साथ में टिक कर दिया आपको समझाते हुए। हम टिक नहीं करेंगे इनको, ठीक है ना, ताकि आपको ऐसा लगे। हमें टिक कौन सा करना है? टिक करना है डी। और जो डी ऑप्शन है वो तो आपका गलत लिखा हुआ है, और हमें गलत ही तो टिक करना था। अब जैसे शांतिवन किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है ना, उसका नाम है शांतिवन। लेकिन जब हम बाबा साहब अंबेडकर के समाधि स्थल की बात करते हैं, तो उनकी समाधि स्थल का नाम क्या लिखा हुआ है? चैत्य भूमि। और ये चैत्य भूमि कहां पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। और वहीं जब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन की बात कर रहे होते हैं, तो ये कहां पे है? तो ये दिल्ली में है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। बाबा साहब अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, ठीक है। जो मेन समिति थी, प्रारूप समिति, उसके ये अध्यक्ष रहे थे। और आज इनकी धर्मपत्नी रमाबाई अंबेडकर की पुण्यतिथि है। कहा जाता है कि जब भीमराव अंबेडकर 14 साल के थे, तभी उसी समय रमाबाई के साथ में इनकी शादी हो गई थी, ठीक है। गृहस्थी जीवन को भी अच्छे ढंग से इन्होंने चलाया, और अपने देश के लिए भी बहुत कुछ इन्होंने कार्य किया। तो इस प्रकार हमारी ये वीडियो का दूसरा भाग भी संपन्न हुआ। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और डेली एक आपको क्वेश्चन भी मिलता है।
अगर आपको ये क्लासेस पसंद आई हैं तो इसे क्या करेंगे, आप शेयर भी कर देंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। वहां से आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है, ठीक है। सीधा डायरेक्ट आपको क्लिक करना है और आप फॉलो कर पाएंगे। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो 8307730527 पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे आप सभी। बहुत बढ़िया, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एड्यूरोही 24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।